नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में शुरुआत करेंगे संविधान से। संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश की आत्मा, वो नींव जिस पर ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा तंत्र, हमारा समाज, हमारा देश खड़ा हुआ है। आज संविधान दिवस है। 75 साल पहले 26 नवंबर 1949 संविधान हमने तैयार किया एंड वी अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड एंड गेव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान, देश की आत्मा। तो आज संविधान की बात क्यों? कोई 75वां साल है, ये तो ठीक है, पर पूरी चर्चा इसलिए भी कि आज प्रधानमंत्री ने संविधान को अतीत और भविष्य का मार्गदर्शक बताया। देश संविधान के बताए गए, दिखाए गए रास्ते पर चल रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन क्या चल रहा है देश? संभल से जो तस्वीरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश के संभल से, क्या संविधान बनाने वाले जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे यही सोचकर संविधान लिखा था? बटोगे तो कटोगे के नारे गूंज रहे हैं देश में। एक हैं तो सेफ हैं भी कहा जा रहा है, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। संविधान में तो साफ लिखा हुआ है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। तो यहां एक नई राह क्यों चल रही है? एक समुदाय विशेष के खिलाफ जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्या संविधान ने ऐसा वक्त भी आएगा इसकी परिकल्पना की थी? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? यह संविधान का सवाल है। और इस बाबत संभल में जो भी हुआ, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी यह दंगा भड़काया उसको चिन्हित किया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जो भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पर चर्चा भी तो होनी चाहिए थी। और आज संविधान दिवस के मौके पर देश की सबसे बड़ी पंचायत, हमारी संसद, लोकसभा, कार्रवाई स्थगित थी। सबसे बड़ी पंचायत आज बैठी ही नहीं। संविधान की भी चर्चा नहीं हुई। तो हम किस ओर जा रहे हैं? और संभल को संबल कौन देगा? ये कुछ ऐसे कड़वे सवाल हैं आज जिनकी तह में जाकर जवाब खोजने की तलाश करने वाला हूं, कोशिश करने वाला हूं। और आपका सहयोग भी चाहूंगा। आप अपने सुझाव, अपनी राय और अपने सवाल, क्योंकि अब सीधा सवाल में आपके सवाल भी शुमार करता हूं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सिर्फ सच्चाई को परखेंगे, उसे कसौटी पर कसेंगे आपके साथ मिलकर। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं संविधान की, बात संभल की और मौजूदा राजनीतिक सूरत हाल की। 75 साल पहले हमने अपने आप को संविधान दिया, देश की आत्मा, कि देश का मार्गदर्शन कौन करेगा। यह बात और है कि आज देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां हम अपने नुमाइंदों को, अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं देश की दशा और दिशा तय करने के लिए, हमारे सरोकारों की बात उठाने के लिए, आज उसी संसद में लोकसभा की कार्रवाई नहीं हुई, स्थगित थी कार्रवाई। तो देश की आत्मा, वो देश का मार्गदर्शन करने वाला संविधान क्या राह दिखा रहा है, हम कहां पहुंचे हैं, उसकी समीक्षा का भी वक्त नहीं मिला। संसद में इस पर चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा तो संभल की भी होनी चाहिए थी। उसी के चलते ये स्थगित भी हो गई। हो हल्ला ज्यादा हुआ। संभल में जो 24 तारीख को बीते रविवार की सुबह दंगा भड़का, संभल अब थोड़ा संभल तो रहा है, पर राजनीति बेकाबू है।
4 लोगों की मौत भी हो गई, 22 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जहां जान चली गई वहां उत्सव कैसे मनाया जाए? पूरी को गलती सरकार की है। एक बार जब सर्वे हो गया तो दोबारा क्यों करवाया? ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं ये सत्य और अहिंसा की किताब है, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि झूठ बोलकर सरकार चलाई जाए, किसी को मारने काटने की बात भी नहीं लिखी है। अखिलेश यादव वहां जाने वाले हैं। संभल में 12 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने उसे इजाजत नहीं दी। राहुल गांधी को भी जाना था। अब जानकारी ये आ रही है कल या परसों जाने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन जख्म उन पर मरहम लगेगा या और हरे हो जाएंगे, यह सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। इस सवाल का भी अभी तक जवाब नहीं आया है कि ऐसी जल्दबाजी, ऐसी तुरंत फुरत सर्वे कराने की नौबत कैसे आ गई। 19 नवंबर को एक एसडीएम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की। दूसरे पक्ष का कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया गया। 3:30 बजे आदेश आता है और 6:15 बजे, 2.25 घंटे के भीतर कोर्ट कमिश्नर और डीएम और कप्तान पहुंच जाते हैं और सर्वे होने लग जाता है। ये क्विकनेस किसके कहने पर की गई और ये नौबत क्यों आई? और 19 को कुछ नहीं होता, 24 तारीख को फिर से सर्वे क्यों कराया जाता? और वहां 50,000 लोग कहां से आ गए? किसके कहने पर आ गए? वो नकाबपोश लोग कौन थे? शाही जामा मस्जिद के सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ने की अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पूरी तैयारी के साथ आया गया था क्या? और यहां पर पुलिस की एफआईआर क्या कहती है कि दंगाइयों ने पुलिस से हथियार लूट लिए। एसआई से पिस्टल की मैगजीन छीनी गई, मैगजीन से 10 राउंड 9 mm कारतूस निकाले गए, टीयर स्मोक बैग लूट लिए गए, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसमें भी अब एक और कंफ्यूजन, एक और पेंच आ गया है। नितिन अग्रवाल मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये दरअसल दंगा तो ये मुसलमान हो गया, मुसलमान आपस में भिड़ गए, मुसलमानों ने ही घमासान कर दिया, ये तुर्क बनाम पठान हो गया। कि जियाउर रहमान बर्क जो कि सांसद हैं वो तुर्क हैं और सुहेल इकबाल जो विधायक हैं वो पठान हैं, और आपस में इनकी जूतम पैजार हो गई। तो मतलब कोर्ट के आदेश का कोई लेना देना नहीं, कोई अफवाह नहीं फैली या कोई इस तरह की बात नहीं चली कि भाई खुदाई होने लग गई है। ये असमंजस, ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कौन फैला रहा है? जबकि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि हिंसा में उनकी पार्टी के नेताओं के नाम ही क्यों आते हैं। अखिलेश, राहुल, प्रियंका को संभल की फिक्र नहीं है, उन्हें उपचुनाव की हार की पीड़ा की टीस है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम किसी जमाने में प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर अपने आप को पेश किया करते थे। अब उनके कल्की धाम संभल में ही जो जहां के ये पीठाश्वी अध्यक्ष हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह उपचुनाव में एसपी की हार हुई उसका बदला ले रही है समाजवादी पार्टी। बदला ले रही है या ये तुर्क और पठान आपस में भिड़ गए? उदयवीर सिंह कह रहे हैं ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई जातीय संघर्ष नहीं हुआ। पर दरअसल सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या
संविधान जो देश की आत्मा है, जो मार्गदर्शक है, उस राह पर हम चल भी रहे हैं क्या? फाउंडिंग फादर्स इन तस्वीरों को देखकर क्या सोचते? सीधे सीधे एक समुदाय को जो चिन्हित किया जा रहा है, इसमें बराबरी की बात, धर्म जाति से ऊपर उठकर सबको बराबरी का दर्जा मिले, क्या वो मिलता दिख रहा है? या एक खौफ, एक जहर, एक विष भी भरा जा रहा है एक समुदाय विशेष के खिलाफ? मैं फिर से कहूंगा, जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस तरफ हम जाते भी दिख रहे हैं क्या? या सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं? राजनीतिक नफे और नुकसान का क्या यहां पर आकलन किया जा रहा है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संभल में बवाल, संविधान का सवाल, और संभल को कौन देगा संबल? या अब ये भविष्य की राजनीति की राह, मार्गदर्शन, अब बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, हिंदू मुसलमान, इसी राजनीति पर होने वाला है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, क्योंकि मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी जिक्र करने वाला हूं, ए के वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, युवा हैं पर तजुर्बे में वरिष्ठ हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो बहुत क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, लेखक भी हैं, मनोज राजन त्रिपाठी, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं यशोवर्धन आजाद भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान, एएसपी के अध्यक्ष हैं, लोकसभा सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आज संविधान दिवस है। संविधान जो देश की आत्मा है, ये मैं 5वीं बार कह रहा हूं पर कहना जरूरी है, उस पर तो आज हम कोई खास चर्चा करते दिखे नहीं। लोकसभा में तो कार्रवाई ही स्थगित थी, लेकिन संबल में जो हो रहा है, जो सोच थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाकी फाउंडिंग फादर्स की संविधान बनाते वक्त, उसी राह पर हम चलते दिख रहे हैं क्या? इसके लिए चौधरी साहब, जो कार्यशैली सरकार की है, जो हालात हैं, उनको अगर हम अध्ययन करेंगे तो शायद हमें अच्छी तरह जानकारी हो जाएगी कि हम संविधान के मूल्यों के साथ खड़े हैं, संविधान के बनाने के साथ जो सोच थी, जो लक्ष्य थे, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आज के हालातों के साथ इसका अगर हम अध्ययन करें तो पता लग जाएगा। और अगर मेरे नज़रिए से आप जानना चाहें तो हम उससे कोसों दूर हैं जिस बात के साथ फाउंडर फादर्स ने और उनमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्रयास किया था कि देश एक सूत्र में बंध के और आगे बढ़े, तरक्की करे और मुख्य धारा में हर व्यक्ति जुड़े, अंतिम व्यक्ति तक सुख सुविधा और सम्मान का जीवन पहुंचे। लेकिन अभी हम उससे कोसों दूर हैं। सिर्फ किताबें रंगीन हैं, मुंह से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन ज़मीन पे, धरातल पे बहुत कुछ सच्चाई नहीं है। और क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हूं तो मैं इन सब चीज़ों से अवगत हूं, मुझे बहुत अच्छी तरह जानकारी है। संविधान का तकाजा है कि संभल में जो हुआ उसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या विपक्ष की भी? विपक्ष भी बात बात पर तुनक मिजाजी करके बाहर निकलने, वॉकआउट करने में ज्यादा तत्परता दिखाता है। नहीं, वॉकआउट जैसा कुछ हुआ नहीं ना, मैं पार्लियामेंट में ही था। जब पार्लियामेंट में संबल को लेके हम लोगों ने आवाज उठाई तो स्पीकर साहब ने सदन स्थगित कर दिया 12 बजे तक के लिए। जब स्पीकर साहब अलाउ ही नहीं करेंगे, उनका विशेषाधिकार है स्थगित करने का, तो लोग क्या कर सकते हैं, मेंबर्स क्या कर सकते हैं?
जैसे ही सदन स्टार्ट हुआ सबसे पहले ये आवाज उठी कि संभल में जो हिंसा हुई है उसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार किसी की नहीं सुनती है। जब वो बुलडोजर से लोगों के घर गिराती है, जब उनके पुलिस के कर्मचारी इनकाउंटर करते हैं, तो किसी की नहीं सुनती है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है जो समय समय पर उनको लताड़ लगाता रहता है, उनको बताता रहता है कि आप ही सुप्रीम पावर नहीं हो। तो यहाँ हम लोग पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में सवाल उठा के सरकार से पूछेंगे, क्योंकि जब वहाँ का अच्छा होता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। तो अब डबल इंजन की सरकार में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जो धार्मिक गैर बराबरी को बढ़ावा दे, इसका जवाब सरकार देती, उससे पहले सदन स्थगित हो गया है। आज क्योंकि संविधान दिवस था, आपके चैनल के माध्यम से मैं संविधान दिवस की बधाई दे सकता हूं, क्योंकि बाकी तो कुछ है नहीं, उस मूल्य के साथ तो हम खड़े नहीं। पर उत्तर प्रदेश तो आज भी कोई सरकार में चर्चा नहीं मंत्री हुई। नितिन तो अग्रवाल कह रहे हैं 20-22 कि ये दिन से तो चलेगा। अब एक नया कहानी में ट्विस्ट भी आ गया है कि ये तो तुर्क बनाम पठान, कि जियाउर रहमान बर्क वो तुर्क हैं और सुहेल इकबाल वो पठान है। ये तो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, उसमें जुतम पैजार हो गई, मुसलमान मुसलमान में घमासान था और दंगा हो गया। ठीक है, तो इसका अच्छा उपाय ये है कि जब हम जैसे लोग वहां जाएंगे, मैं तो कल जाने का प्रयास कर रहा था, 4-6 घंटे जूझता रहा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करके, वहां के जो है सिचुएशन ऐसी नहीं है, सब चीजें करके, और क्योंकि हम लोग जिम्मेदार हैं, कोई वो पर्यटन नहीं था, तो मैंने अपनी गंभीरता को समझा, अधिकारियों से बात करी, मैं वापस लौटा। मैंने उनसे कहा जब माहौल सामान्य होता बता देना। तो मैं तो इसका रास्ता ये मानता हूं कि जो भी मंत्री कुछ कह रहा है, तो जहां हम लोग वहां जाएं और पीड़ितों से भी मिलें, जिनके बच्चों की जान चली गई है, वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मिलें, पुलिस के कर्मचारियों से मिलें, अधिकारियों से भी जो हमारे मन में सवाल हैं, जनता के सवाल उनको पूछे। जब हमें वहाँ की हालात ही नहीं पता होगी, वहाँ की सिचुएशन ही नहीं पता होगी, वहाँ जो हुआ है वो हमें पता है, तो कैसे हम फैसला कर लेंगे? तो सरकार को ज्यादा अंदर तक पता हो सकता है, क्योंकि सरकार की इंटेलिजेंस बहुत वो है। इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, LIU फेलियर हो जाता है, IB फेलियर हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं होता है, तो ये सब चीज तो सरकार को ही पता होगा। और इसके लिए बहुत अच्छी बात यह है चौधरी साहब, अगर इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो जाए, मैं कह रहा हूं सरकार अपनी जगह सही है, ठीक है, न्यायिक जांच तो की बात जांच तो करा दो। सरकार कर रही है, अक्सर लेकिन ऐसा आप होता है कि पीड़ित न्यायिक नहीं जांच होता। के बजाय सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर नहीं। इंक्वायरी करवाना चाहेंगे, आपका पक्ष ये है? CBI की जांच, यस 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 यस, कोई मतलब नहीं है न्यायिक जांच का। अब ये हमारे SDM साहब का ऑर्डर है, जिसमें 19 तारीख को जो है पिटीशन दाखिल होती है, सिंगल पार्टी ऑर्डर हो जाता है, सर्वे टीम बन जाती है, सर्वे जाके करने लगे। इतना त्वरित काम ये इतनी जल्दबाजी क्या सवालों के घेरे में आ जाती है? ऐसी जल्दबाजी क्यों की गई चंद्रशेखर? सरकारी सिस्टम पे ये आरोप होता है, जब हम निजीकरण करते हैं ना, तो ये आरोप लगाते हैं कि सरकारी सिस्टम में लेजीपन है, वहां समय काम में बहुत समय लगता है, प्राइवेट में जल्दी काम हो जाता है, सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन यहाँ तो सरकार सिस्टम जो है बुलेट ट्रेन से तेज चल रहा था कि पिटीशन दाखिल होती है, जो दूसरी पार्टी है उसको सुनने का, उसके पक्ष जानने का कोई मौका नहीं दिया जाता, और तत्काल जो है ऑर्डर हो जाते हैं, और उसके बाद ये सहयोग ही था कि ये ऑर्डर 19 तारीख को आता है, 20 तारीख को 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने थे, 19 की दोपहर में 3:30 बजे ये आदेश आता है, एक्स पार्टी आदेश। 6:15 बजे तक कोर्ट कमिश्नर, DM, SP सब मौके पर पहुंचकर सर्वे भी शुरू कर देते हैं। ये संयोग लगता है बड़ा, स्ट्रेंज कोइंसिडेंस नहीं लगता क्या ये? पोलराइजेशन हो जाए? नहीं, संयोग नहीं है, नहीं संदीप साहब, ये संयोग नहीं, प्रयोग है। ये प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी का। और जब उन्होंने किया तो मैं मुस्लिम समाज को वहां समझदारी के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समझदारी दिखाई और कहा भाई कर लो सर्वे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे बात नहीं बनी, ये तो चाहे नहीं था भाजपा ने, ये तो सरकार की मंशा थी नहीं कि शांतिप्रिय काम निपट जाए। ज्ञान व्यापी में सर्वे हुआ, अयोध्या का फैसला कुछ भी नहीं हुआ, पत्ता भी नहीं हिला। तो 24 को क्यों हो गया? कोर्ट का ऑर्डर हम लोग मानते हैं, अगर एक बार देखिए ना, नहीं एक बार अगर सामान्य साधारण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से काम मुकम्मल हो गया, तो 24 को कैसे हो गया दंगा? ये अपने आप में सवाल नहीं है क्या फिर? तो आप समझिए ना कि क्यों नहीं हुआ दंगा। सवाल तो ये था सरकार के सामने, मुसलमान शांत कैसे हो गए? धार्मिक इश्यू था, उनको भड़कना था, उनको आवाज उठानी थी, जिससे का फायदा भाजपा ले सकती थी। 23 तारीख में जो रिजल्ट आए हैं, आप इसकी तरफ ध्यान करो ना। 20 तारीख को जो लूट हुई है वोटों की, चाहे कुंदरकी में हुई हो, चाहे मीरापुर में हुई हो, चाहे गाजियाबाद में हुई हो, या कहीं और हुई हो, ये जो लूट हुई है, डकैती जो हुई है ना, कि पुलिस बैरिकेडिंग लगा के पुलिस ID चेक करेगी, इलेक्शन कमीशन के आदेश का कोई पालन नहीं होगा, बंदूकें लहराई जाएंगी, रिवॉल्वर लहराई जाएंगी, और लाठियां बजेंगी, पर्ची छीन ली उसके कार्यकर्ताओं ने ये दंगे को अंजाम दे दिया। यही तो बीजेपी कह रही है। एक घटना को छिपाने के लिए, ये नेचुरल नियम है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं।
तो सच ये है 23 तारीख पर चर्चा ना हो, जो वोट की लूट से जो जीते हैं उस पर चर्चा ना हो, इसलिए 24 को फिर से प्लान किया गया कि माहौल खराब हो। और माहौल खराब करने में जितना योगदान कर सकते थे अधिकारी, उन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान किया। हमने देखा नहीं कि अब चुनाव में ये अधिकारी तो करवा रहे थे, जो लाठी लेके खड़े थे, महिलाओं पे, पुरुषों पे लाठी बाजार, 4-4 बार लोग आ रहे थे हाथ जोड़ के वोट डालने। जब आप संबल कौन देगा? आखिरी सवाल चंद्रशेखर, पर्व मना रहे हो आप लोग, संबल कौन देगा संबल को? अब तो अभी तो हम लोग जिंदा हैं चोर साहब, मरे थोड़ा ही। वो गोली हम लोगों के बीच से नहीं निकली है, वो गोली कैफ को लगी, वो गोली और साथियों को लगी, लेकिन अभी हम लोग जिंदा हैं। जो लोग न्याय की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, हम जा तो रहे थे, लेकिन हमने फिर भी अपनी जिम्मेदारी को माना और कहा कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं माहौल ठीक नहीं, लेकिन मैंने आप वहां के डीआईजी और कमिश्नर से कहा कि जिनके बच्चों की जान गई है इनका मुकदमा दर्ज करो, और जिसका नाम वो ले रहे हैं उस पर मुकदमा दर्ज करो, कार्रवाई करो, उसकी गिरफ्तारी करो। जो लोग वहां नारे लगा के जा रहे थे उन पर कार्रवाई करो। उन्होंने माहौल को बिगाड़ने का काम किया। और ये जो तमाम जांच है, इसके एविडेंस इकट्ठा करो आप लोग। उनके जो पोस्टमार्टम हुआ है उसके वीडियो रिकॉर्डिंग अपने पास रखो, आपके ऊपर कोई सवाल ना आए। लेकिन अगर सरकार ये सोच बैठे कोई आवाज नहीं उठा के, तो ऐसा नहीं आया, ऐसा समय नहीं। अभी संविधान के रखवाले हैं, ये गलतफहमी सत्ता अपने मन में मना रखे, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। कल सेशन चलेगा, सबसे पहले संभल पे बात होगी। और सेशन, अगर मैं फिर कह रहा हूं, हम मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, अगर संसद नहीं सुनेगी तो सड़क सुनेगी। हम सड़कें सुनी रखने देंगे जिस तरह की हिंसा हो रही है। और ये आजाद भारत, और हम संविधान का पर्व मना रहे हैं, संविधान दिवस। धार्मिक गैर बराबरी कितने बड़े पैमाने पे हो रही है। आपने जिक्र किया 1991 वर्शिप एक्ट का। जब वर्शिप एक्ट कहता है तो फिर लगातार हर, और ये तो आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि भाई हर मस्जिद के अंदर के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। लेकिन ये क्यों हो रहा है? इससे पहले अगर ढूंढना चाहोगे तो फिर ये बौद्ध मत ढूंढने लग जाएंगे। तो आप संसद ही नहीं, सड़क पर भी इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। आपका शुक्रिया चंद्रशेखर रावल आजाद। लेकिन सौरभ मालवीय है, जो चंद्रशेखर यहां पर कह रहे हैं, ये दरअसल ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या? 23 तारीख को जो नतीजे आए, आप जीते, पर वो नतीजे किस बिना पर आए? सत्ता के बेजा इस्तेमाल की तस्वीरें भी देखी गई हैं। शासन ने किस तरह से तुनक मिजाजी की, कहां पुलिस वाले बंदूक लहराते हुए दिखे, उससे ध्यान भटकाने के लिए किया गया है क्या? ये आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर रावल। संदीप जी, संविधान दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। और यह सरकार संविधान को धर्म ग्रंथ मान के, संविधान को आत्मा मान के और संविधान के अनुरूप चलने वाली सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसीलिए जन जन का विकास और पूरी तरह से रक्षा सुरक्षा की बात हो रही है। और आज अमन चैन का वातावरण है। जिस तरह से जंगल राज आरएसएस उत्तर प्रदेश को निकाल के लाया गया, आरएसएस संविधान को कब से मानने लगा था? कौन से साल से? आरएसएस अपनी स्थापना दिवस से लेके आज तक संविधान को ही मानता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने संघ के अनेक कार्यक्रमों में जाके संघ की प्रशंसा भूरी भूरी किए हैं। इसके एक नहीं अनेक दस्तावेज आपको मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा। और अनेक पुस्तकें, मेरा विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मैं इसका देता हूं, मैं जानता हूं, इस पर काम किया हूं, इस पर पीएचडी है मेरी। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर नैरेटिव करना उद्देशिका में, अरे सुनिए ना, कोई नैरेटिव गढ़ने की बात नहीं है, सीधा सवाल है, क्यों परेशान होने लगते हैं कि आपातकाल में ये तो डाल दिया गया सेक्युलर शब्द, ये तो आत्मा का हिस्सा ही नहीं है। ये तो स्टेटेड स्टैंड है आरएसएस का भी, बीजेपी ने भी ये बात उठाई। अब ये अलग बात है, कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, सेक्युलर शब्द तो रहेगा। सेकुलर के नाम पर राजनीति करना, सेकुलर के नाम पर देश को तोड़ना और धर्म और मजहब के आधार पर खड़ा करना, उस पर आप प्रश्न खड़ा करना है भाई साहब। नहीं कि सेकुलर शब्द नहीं, संघ तो मानता है सेकुलर के लिए। संविधान सबसे ज्यादा आदरणीय स्थिति में इस देश में संघ ने ही संविधान को माना है। इसके अलावा तो बाकी सब नकली है। आप असली बात उनकी करेंगे जो नकली संविधान को लेकर चलते हैं, जिसके भीतर कोरा पेज है, कोरा कागज है, उसको लेकर घुमा के वो बात करते हैं। ना भारत की समझ है, ना भारत को समझते। भारत को समझने के लिए भारत बोध भीतर होना चाहिए। ऐसे नकली संविधान के रक्षकों की बात हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन आपका जो सवाल है, संविधान का पालन किया गया है संभल में, बताइए ना। मैं सीधा ही सवाल है, कार्यक्रम का नाम भी है। सवाल पर उसी पर आता हूं। संभल की घटना पूरी तरह से निंदनीय है। यह कल भी बात हुई, आज भी बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा और चारों तरफ से कहा जा रहा है, माना जा रहा है। लेकिन संभल की घटना
परत दर परत सामने बाहर आ रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और खुल रहा है कि दो परिवारों का संघर्ष, दो वर्गों ये का था कि संघर्ष, भाई दो नहीं, हाँ मस्जिद का सर्वे हुआ, उसको लेकर बवाल हुआ। आज ये तुर्क और पठान की लड़ाई हो गई। थोड़ा मैं कंफ्यूज्ड हूं, किसकी बात मानूं? सौरभ, वहां क्या संदीप जी, आप इस बात को जानते हैं, वहां के विधायक इकबाल महमूद जी के और बर्क साहब के बीच में जो स्थानीय चुनाव हुआ था, उसमें दोनों का विरोध होना और विरोध होने के कारण इतना बड़ा बवाल खड़ा कर लेना, तो ये मतलब तो सर्वे का कुछ है, लेना जो देना नहीं, सर्वे का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। सर्वे अपना कार्य करेगा। आप अच्छा, हाँ, 2 बार सर्वे संदीप जी, कराएंगे बहुत पर अच्छा सवाल। अब हाँ। ठीक है, इसका संदीप जी मैं कहना चाह रहा हूं, इस सर्वे का सवाल उठा के आपने अच्छा कर दिया, क्योंकि यह अदालत पर हमला है। अभी ये जाति पर कर रहे थे, धर्म पर कर रहे थे, संविधान पर कर रहे थे, न्यायालय पर कर रहे थे, सभी जगह कर रहे थे। अब सीधे तौर पर ये खुल के कहां गए, तो अदालत पर हमला कर दिए। अरे भाई साहब, इस देश को देश रहने दीजिए। अखिलेश यादव, अच्छा, अदालत को भी तो अदालत रहने दीजिए। एक मिनट सौरभ, अदालत में, और आप क्योंकि वकील नहीं हैं तो आपके सहयोगी हैं ए.के. वाजपेयी, अदालत को यह हक कौन से कानून ने दे दिया कि एसडीएम की अदालत है, याचिका पर पहली बार सुनवाई हो रही है, एक्स पार्टी ऑर्डर, आप 1:30 बजे सुनवाई, याचिका आती है सामने, 3:30 बजे आप आदेश भी जारी कर देते हो और एक्स पार्टी ऑर्डर जारी कर देते हैं। ये आम बात है, आम बात है एक्स पार्टी ऑर्डर होना। अच्छा, और शाम को सर्वे भी। देखिए, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, मैं नहीं, टेक्निकल नहीं, वैसे ही जानना चाह रहा हूं। एप्लीकेशन हमने फाइल की, मैटर पेंडिंग है, उस एप्लीकेशन की एडवांस कॉपी दूसरे पार्टी को और उसके वकील उसका पक्ष सुनने की जहमत नौबत ही नहीं आई। उसका भी जवाब देता हूँ। एप्लीकेशन जज साहब के सामने दी, जज साहब ने कहा ठीक है, नोटिस इशू कर दो, रिप्लाई मंगा लो, इन द मीन टाइम सर्वे इज अलाउड। ये तो रोज की प्रैक्टिस है, और वो रोज की प्रैक्टिस है। इसमें कोई नया नहीं है। इसमें कोई जो संवेदनशील मुद्दा है, अगले दिन वोटिंग होने वाली है, इस चीज का कोई संज्ञान नहीं लेंगे। ये जज का काम भी ये होता है। नहीं, कोर्ट का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसका कोर्ट का मतलब राजनीति सिर्फ से फाइल से मतलब है। पहली बार कोई चीज आई और सीधे सीधे एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया गया, बावजूद इसके कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसमें 15 अगस्त 1947 का से पहले जो कुछ हुआ था, जो स्वरूप था किसी धार्मिक स्थल का, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के केस में क्या किया है, और उसमें कह दिया उन्होंने कि 1900 वर्शिप प्लेस जो एक्ट 1991 का है, उसमें नेचर ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर कैन बी एग्जामिन्ड। ये इस तरह के केस उसके बाद ही आने शुरू हुए। ये मई 2022 में डीवाई चंद्रचूड़, देखिए मैं पूरी जानकारी देता हूं। बहुत बढ़िया। वर्शिप एक्ट 1991 धार्मिक स्थल की प्रकृति बदलने पर रोक लगाता है, लेकिन किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना कानून का उल्लंघन। यानी कि ये दोबारा से शाही मस्जिद, आर्ग्यूमेंट सेक के लिए मैं कह रहा हूं, चाहिए मंदिर थी भी, वापस मंदिर नहीं बन सकती। वो अभी नहीं है सुप्रीम कोर्ट, और मैटर पेंडिंग है ये वाला, जिसमें और इसमें इतनी जल्दबाजी में ये फैसला सुनाया जाता है, और शाम को, मतलब मैं समझना चाह रहा हूं, नहीं, कोर्ट को तो मानना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास एक अधिकार है, अगर कोर्ट, मैं राजनीतिक इस पर प्रतिक्रिया नहीं लूंगा। मैं यशोवर्धन आजाद झा, आप जरा ये बताइए, आप तो पुलिस, इतने कद्दावर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, ऐसी तुरत फुरत तामील एक आदेश की सरकार द्वारा कभी होती देखी है? 3:30 बजे एक्स पार्टी ऑर्डर आता है, 6:15 बजे कोर्ट कमिश्नर, डीएम, इलाके का कप्तान सब पहुंच जाते हैं और सर्वे शुरू कर दिया जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले गलती है कलेक्टर और एसपी की, कि जब आपको ऐसा आदेश मिलता है, और मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसा कोई भी आदेश आता है तो ये बात वाजपेयी जी ने सही कही कि कोर्ट राजनीतिक से बिल्कुल अलग है। चाहे कोई भी डेट सामने हो या आमने हो, वो अपना डिसीजन देगा, ये ठीक है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन दूसरी बात ये है कि कलेक्टर और एसपी की ये जिम्मेवारी है कि जब भी कोई ऐसे आदेश कोर्ट से आए और वो एडमिनिस्ट्रेटिव रियल में आता है, तो वो उसे देखें, समझें और फिर तिथि का चयन करें। और ये बिल्कुल सही है कि उस दिन तिथि का चयन करना गलत था, क्योंकि
इस सर्वे में सबसे पहले उनसे यह पूछना चाहिए था एएसआई से कि आपको इसमें कितना समय लगेगा, और ये स्पष्ट था कि उसके जो वो अपने जब वो कंक्लूजन पे आते और ये एएसआई की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग की ये प्रोटेक्टेड साइट है, ये जामा मस्जिद। Yes, ये भी दर्शकों yes. को पता होना चाहिए। या तो इसलिए एएसआई को यह स्पष्ट बताना चाहिए था, क्योंकि सनलाइट की आवश्यकता है, और वही उसी कारण को देके वो सर्वे इसमें बंद एक हुआ और था। दिलचस्प बात है यशोवर्धन झा आजाद साहब, वो ये कि याचिका में, मैंने वो याचिका भी पढ़ी, याचिका में दरअसल कहा क्या जा रहा है, राइट ऑफ वे चाहिए मस्जिद में से। ये बहुत से लोगों ने पढ़ा ही नहीं है कि याचिका में था क्या, मांग क्या की जा रही है। मस्जिद के अंदर से रास्ता बन जाएगा क्या? वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, उसके अंदर से राह मांग सकते हैं आप? नहीं, वो मांग थी, लेकिन उसके बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था कोर्ट नहीं तो द्वारा। अभी तो सर्वे तो उसी बिना, मांग तो ये है ना कि राइट ऑफ वे चाहिए, वहां से रास्ता निकालना है जी। ठीक है, तो सर्वे के बारे में जो बात हो रही थी, मेरा ये कहना है कि अगर वो समय निर्धारित करते और उचित समय निर्धारित करते कि सनलाइट के लिए यह आवश्यक है कि 5 घंटे हम सुबह से शुरुआत करेंगे 8 से लेकर 1 बजे तक, तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो सर्वे हुआ उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये भी मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए सर्वे में समय लगता है दूसरे दिन, तो किसी को ये अधिकार नहीं है कि भीड़ को अनियंत्रित करे, भीड़ को भड़काऊ भाषण दे, और अगर कोई ऐसा देता है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात आती है, अगर आप पुलिस कल भी पे मैंने ये सवाल पथराव- पूछा था यशोवर्धन बिल्कुल। जी, अनुज चौधरी जो इलाके के सीईओ हैं, उन्होंने कहा 50,000 लोग इकट्ठा हो गए थे, पुलिस को नहीं पता लगा। आजकल तो हम ड्रोन मैपिंग की बात कर रहे हैं, घरों की मैपिंग नहीं, होगी, नहीं, सब नहीं, कुछ, नहीं, मतलब 50,000 नहीं, पता लोग भी इकट्ठा लगता हो है। जाएंगे, नहीं पता लगता है। नहीं, पता भी लगता है तो क्या करेंगे पुलिस, बताइए मुझे। अगर शासन का एक बाल बुलंद होना चाहिए। अगर दोबारा सर्वे हो रहा है तो किसी को हक नहीं है कि वो भीड़ को इस तरह के भाषण दे, भड़काऊ भाषण दे। 50,000 भीड़ इसी तरह इकट्ठा थोड़ी हो जाती है, लोगों के कहने से हो जाती है। सही बात है। और अगर दूसरे दिन सर्वे हुआ तो किसको हक है कि उस पे जाके तोड़ नहीं, फोड़ करे इसमें और भी ये- एक और पहलू ये है, मनोज सिंह काका, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, भाई 19 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हो गया, संयोग था, प्रयोग था, 20 तारीख को चुनाव होने थे, वो बात तो खत्म हो गई थी, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ 1.5 घंटे। तो 20 तो चलिए मान लिया कि संडे था जी, 20, 21, 22, 23, क्या आप लोग या वहां पर जो पक्ष था वो अदालत में जाकर, ऊपरी अदालत में जाकर ये नहीं कह सकता था ये एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे दे दिया एसडीएम कोर्ट ने? देखिए, जो आपका सवाल है, आज चूंकि संविधान दिवस है और आपने संविधान पर बहुत बात करी, और मैं गांव से आपसे संवाद कर रहा हूं, और जब मैं गांव में था तो एक बात के लिए आपके, हमारे बड़े बुजुर्गों ने आपके उस विचारधारा के लिए आपको साधुवाद दिया, जिसमें आप कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये हमारे बुजुर्गों ने कहा। आज आपके डिबेट की बड़ी चर्चा हो रही थी, जो आपने बात कहा, जानते हैं ऑर्डर जो वहां हुआ वो सिर्फ हम, चूंकि हम भी एक वकील हैं, सीनियर डिवीजन जो सिविल जज ने जिसने ऑर्डर पास किया, एक तरफा ऑर्डर पास किया, अगर उसने, चूंकि जो जज होता है वो उसका काम होता है कि संविधान की सर्वोपरिता कैसे बनी रहे, यह काम न्यायालय का है। और संविधान में एक बात आर्टिकल 14 है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी लोग एक समान है। अगर वो जज जो आदित्य सिंह जज हैं, जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के स्वजाति हैं, उन्होंने संविधान की अब आप सर्वोपरिता जज को की भी बनाए जाति रखने के तलाशने बजाय- लगे मनोज सिंह मैं खत्म काका। कर रहा हूं। अब आप जज की सुन भी, लीजिए, नहीं, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। 19 तारीख 20 वो गलती से मुंह से निकल गया, इतवार वगैरह नहीं था, वर्किंग डे था। एक मिनट सुनिए ना, 20 को, 21 को, 22 को आप जा सकते थे अदालत में, ऊपरी अदालत में जाकर स्टे ले लेते। नहीं, देखिए, सिविल कोर्ट में जो इंतरिम ऑर्डर होता है, चूंकि वो फाइनल ऑर्डर नहीं था,
इंतरिम ऑर्डर का उसी सेम इंतरिम ऑर्डर के बाद अगर कोई ऑर्डर लेना है या उस पे स्टे लेना है तो सेम कोर्ट में ही अपील की जाती है। वो चूंकि उनका अंतिम, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो इतना पक्षपाती जो जज हो, चूंकि हम लोग वकील हैं और जो संविधान में जो बात कही गई है उसमें बात कही गई है सबके साथ समता का भाव रखने का, सबको प्रतिष्ठा और अवसर में समता का भाव रखने का, तो वो उसे खारिज कर देते। ये सवाल योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के है कि जो सरकार 15 के 15 बच्चों के जल जाने पर भी जरा सा भी संवेदना नहीं दिखाती है, बल्कि उनके मिनिस्टर जाते हैं तो वहां पे चूना छिड़का जाता है। जिस सरकार में अभी हाल ही में गोपाल नारायण मिश्रा की बहराइच में हत्या हो गई, और जिस सरकार को अनेकों बार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप संविधान के किसी भी बात की मानते नहीं हैं, आप लगातार उसके मूल्यों के और लोगों के मौलिक अधिकारों की अवहेलना करते हैं, वो सरकार, जो सरकार नौजवानों को यूपीएससी में, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन पर एक ऑर्डर देने में 4 दिन धरने देती है, उस सरकार में इतनी जल्दीबाजी क्या थी? और उसमें कहीं यह नहीं लिखा गया था कि जो वकील जाएगा, जो शासन प्रशासन जाएगा, उसके साथ कुछ धार्मिक उन्मादी लोग जाएंगे। वो तस्वीरें और वीडियो भी आपके साथ आई है, उसी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत साधारण बात है कि हमारे आपके घर में आकर के कोई कहेगा अल्लाहू अकबर, तो हमें आपको कितना अच्छा लगेगा? या हम किसी के घर में जाके कहें जय श्री राम, और उस तो जय उसका श्री राम मतलब ये थोड़ा है कि आप भी भड़काने लगेंगे। जियाउर रहमान बर्क पर आरोप क्या है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा, अरे 24 तारीख को तो जियाउर रहमान कल मेरे साथ कार्यक्रम में भी थे बर्क, उन्होंने तब भी ये दावा किया कि भाई 24 तारीख को तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बेंगलुरु में था, पर 22 तारीख को क्या भाषण दिया जा रहा था? पुलिस कह रही है भड़काऊ भाषण दे रहे थे जियाउर रहमान बर्क। देखिए, मैं पुलिस की बात को क्यों ना मानूं? पुलिस तो नहीं, आप बिल्कुल मानिए, आपको मानने की स्वतंत्रता है, पुलिस की बात को मानिए, लेकिन पुलिस के उस वीडियो का भी आकलन करिए जिस वीडियो में एक पुलिस अफसर कह रहा है कि गोली चलाओ, सभी चलाओ, और वो गोली इसलिए नहीं चलाई जा रही क्योंकि जिस शासन का और जिस सरकार का मुखिया ही अपने सदन में स्वयं ये बात का करे और वो संविधान को हाशिए पे रख करके और ये कहता है कि ठोक दिया जाएगा, तो उसके शासन प्रशासन के उसके लोग वही कृत्य करेंगे, वो कभी भी संविधान सम्मत काम नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि उनका मुखिया कहता है कि ठोक दिया जाए, तो हर तरह के समस्याओं का समाधान सिर्फ ठोक दिया जाना है। तो कभी योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर पर लिखा कि संविधान जिंदाबाद, गर्व से कहो हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से जिएंगे। वो तो लिखते हैं कि हिंदू, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हमारे दर्शक हैं, एक मिनट, मनोज धर्मेश प्रसाद हैं, कटिहार वासी हैं, बिहार में रहते हैं, वो कह रहे हैं दरअसल राम मंदिर निर्माण से अयोध्या चैप्टर खत्म हो चुका है, अब राजनीति के लिए नया मुद्दा चाहिए, संभल में हिंसा इसी राजनीति का हिस्सा लगती है। अखिलेश प्रताप सिंह, ये धर्म की, मजहब की, सियासी दुकानदारी हो रही है क्या विशुद्ध, और आम आदमी इसमें पिस रहा है? संदीप जी, देखिए ये किसके द्वारा प्रायोजित होता है, ये सब चीज़ें आप भी बखूबी समझते हैं, हमारे पैनल पर बैठे सारे लोग भी समझते हैं कि किस दल के डीएनए में इस तरह के हिंसक, कट्टर और अतिरेकवादी कामों से किसको कौन फ़ायदा उठाता है, कौन करवाता भी है। देखिए, इस पूरे प्रकरण के 2 पहलू हैं। एक पहलू है कानूनी, जो हमारा पूजा विधेयक है 1991, उसको ले करके फिर इस जज के इतनी जल्दी फैसला देने और उसका फैसला इतना जल्दी कैसे आकर के सर्वे कर। दूसरा है प्रशासनिक, लीगल मामला है, सब लोग समझ रहे हैं कि अदालतों में इतनी जल्दी फैसला तो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलता होगा, हिंदुस्तान में मतलब, कि अभी दाखिल किया और 2 घंटे में जजमेंट आ जाए। गांव में लोग वरासत में महीनों पैरोकारी करने लगते हैं, तब तारीखें पढ़ते हैं, तब सिर्फ वरासत का नाम चढ़ पाता है। तो खैर, ये तो इतना बड़ा था, तो ये अलग विषय है, इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँ। उसके अलावा है प्रशासनिक। जब इतना बड़ा फैसला आया तो प्रशासन क्या कर रहा था? पहले तो उन सारे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। वोटिंग के दिन एक विशेष वर्ग के इलाके को आप छावनी बना देते हो कि मतदाता घबरा जाए, और किस तरह से आप उनके साथ व्यवहार करते हो। पुलिस फोर्स देखिए कितनी लगी हुई है, 9 अधिकारी चुनाव आयोग के हस्तक्षेप से सस्पेंड हुए, और सब दिख रहा था शासन प्रशासन का रवैया। अदीब खान है, एक सेकंड, अखिलेश प्रताप सिंह, पिछला सवाल लीजिए, पीसीआर, एक सेकंड।
हम थोड़ा दर्शकों के सवाल भी ले रहे हैं, तो वो भी मैं जोड़ता रहूंगा बीच में। अखिलेश जी बुरा ना मानिएगा। अदीब खान है, नोएडा वासी हैं, वो कह रहे हैं जब देश में वर्शिप एक्ट 1991 किसी भी पूजा स्थल के स्वरूप में बदलाव की अनुमति नहीं देता और नहीं देता है, तो फिर निचली अदालतें याचिकाएं क्यों स्वीकार करती हैं? यह सवाल आपको जायज सवाल लगता है क्या? मैंने आपसे कहा ये एकदम जायज सवाल लगता है। मैंने कहा कि दो पहलू है, एक लीगल में इसके ज्ञाता लोग बताएंगे, बात कहेंगे लीगल का। मैं तो अभी प्रशासनिक पक्ष पे बात कर रहा हूं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि किस प्रकार से मतदाताओं को प्रभावित करने या कुछ और करने के लिए कितनी फोर्स लगती थी। आपने देखा है रिवॉल्वर लहराते हुए सड़कों पे बुलडोजर चला करके सड़कों को खोद करके। इतना सेंसिटिव इशू होने के बावजूद भी प्रशासन ने क्या तैयारी की? 19 को सरकार की मंशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट मतलब जो प्रतिक्रिया आनी थी, जिसका लाभ ये उठाते हैं, जिसके लिए ये बीजेपी जानी जाती है। फिर वो 24 को क्यों भैया, कब 24 को आप जा रहे हो और प्रशासन कैसे इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसके पहले कैसे भाषणबाजी हो रही है, क्यों इस तरह से उतावलापन किया जा रहा है, उसमें कौन कौन लोग हैं? एक अहम सवाल ये है, देखिए संभल से हटकर मैं दिल्ली की राजनीति की भी बात करूं, संसद का आज सत्र नहीं हुआ, एडजर्नमेंट हो गई। अब मैंने ये सवाल मनोज सिंह काका से पूछा था, मैंने रावण से भी पूछा ये सवाल कि नहीं वो तो जी स्पीकर का अख्तियार है। आज राहुल गांधी वही पुरानी बात दोहराते हुए दिखाई देते हैं, देखिए जी हमारा माइक बंद हो जाता है, माइक नहीं चल रहा, वगैरह वगैरह वगैरह, दलितों की आवाज़ दबा दी जा रही है, कुचली जा रही है। पर आज दरअसल सबसे मुफीद, सबसे मुनासिब वक्त था, दिन था, जब संसद में दरअसल संभल को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी। और इसमें कुछ ना कुछ जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, ये मानने को तैयार हैं अखिलेश प्रताप सिंह आप? हम तो आपको भी जिम्मेदार मानते हैं। जब संसद चलेगी तब ना बात उठेगी। जब संसद चलने नहीं दे रहा है स्पीकर, जब संभल की बात करो, आप इतना बड़ा लेक्चर दे दिए, लेकिन जब संसद चली होती है बात नहीं उठाई गई तब आप कहते। जैसे बात उठाई जा रही है, स्पीकर संसद को बंद कर दे रहे हैं, तो आपका बात उठाया जाना क्यों आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? संसद चलती नहीं को उठाना, तब आप ये बात करते। और देखिए मैं यही कह रहा हूं ना कि प्रशासन क्यों, जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, इसकी सेंसिटिविटी की क्या जानकारी है या इसका अंदाजा सबको नहीं है क्या? इस तरह की चीजों का सबको है, लेमैन को है कि कितना ये सेंसिटिव इशू है, बस प्रशासन को नहीं है। बस प्रशासन सोया है। क्यों सोया है? क्योंकि उसकी कुछ मंशा है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन तो यहाँ पर आप प्रशासन पर बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन मनोज राजन त्रिपाठी, मनोज, ये संभल में बवाल, ये किसने काटा है बवाल? और ये संविधान का सवाल, इसका जवाब दरअसल कौन नहीं देना चाह रहा है? मूल मुद्दा क्या यही अब उभर कर सामने आता है? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, कोर्ट ने जो फैसला किया, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, तो एक बात बड़ी, अभी भाई साहब बता भी रहे थे, एक बहुत वाजिब सी बात है कि कोर्ट अगर किसी को जमानत भी देती है तो अगर सूर्यास्त होने की स्थिति है तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे, अगले दिन आप जमानत पे छोड़े जाए। सेम इस केस में यही हुआ है कि 3-3:30 बजे फैसला आ रहा और 6:15 बजे वहां सब लोग जा रहे हैं। अब वहां के जाने पर, वहां के सर्वे करने पर एक माहौल बन रहा है, डेट्स सेंसिटिव है। एक त्योहार, एक स्नान को लेकर इलेक्शन कमीशन को लेटर दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन डेट्स बढ़ा देता है। इस सेंसिटिविटी जिसमें 19 इन्वॉल्व थी, जिसमें 23 तारीख इन्वॉल्व थी, ये सारी तारीखें इन्वॉल्व थी, क्या सेंसिटिविटी नहीं थी? क्या कोर्ट ने कहा था कि ये आज ही होगा? अगर कोर्ट का इतना ऑर्डर था और किसी मंदिर और मस्जिद को लेके था, और यूपी है ये, यहां सेंसिटिविटी है उस चीज को लेके, तो प्रशासन ने एलआईयू को क्यों नहीं लगाया कि क्या हमको ये सर्वे अभी करना चाहिए? इसमें एक और सवाल जुड़ गया है, एक सेकंड। अहमद रजा हैं मनोज, मौदहा उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं, वो कह रहे हैं अगर कोर्ट ने सर्वे का आदेश देने में जल्दबाजी की भी तो क्या धर्म विशेष को कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना चाहिए था? एक सवाल इसमें यह भी जुड़ रहा है, बात जारी रखिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
क्या कोर्ट ने नीचे नोट लिखा हुआ था कि आज शाम को 6 बजे तक खत्म करके बताइए? ऐसा तो कुछ भी नहीं था ना। तो आपने सूर्यास्त को क्यों नहीं देखा? आपने उस दिन सर्वे करके एक माहौल बनाया। अब ये जो आपने कह रहा हूं, ये पुलिस, ये प्रशासन है और पुलिस, कमिश्नर फलाना ढिमाका जितने भी है सब वहां पहुंच गए। चलिए उस दिन कुछ नहीं हुआ, आपने वो माहौल धीमे धीमे गरमाने लगा। ठीक है, इसमें पठान भी होगा, इसमें सब कुछ होगा, ममलूकुर रहमान ये भी तुर्क और पठान का घमासान ये आफ्टर थॉट है। कल तक तो सर्वे को लेकर बवाल कटा था कि मुसलमान कोर्ट की अदालत को फैसले को ही अनदेखी कर रहे हैं, और आज ये नया पेंच आ गया। अरे 3 एग्जाम्पल्स है संदीप जी। कासगंज, अभी हालिया बहराइच, आपको खुद सेंसिटिविटी नहीं समझ में आ रही है, उस सेंसिटिविटी के बीच में एक बयान आता है, बटोगे तो कटोगे। सिंपली आप समझिए इस चीज को कि माहौल धीमे धीमे होता क्या जा रहा है। सिर्फ वो नहीं डर रहे, सच बात तो ये है इधर भी उतना ही डर फैलता जा रहा है। हर जगह इस बात को लेके चर्चा है कि बहुत गहराई होती जा रही है, और इसके बीच का फायदा वो भीड़ उठाती है जिसको भाषण दिए जाते हैं। भीड़ बेलगाम है और प्रशासन क्या कर रहा है ये सवालों के घेरे में है। भीड़ तंत्र हावी हो रहा है और हमें मालूम नहीं कौन है ये भीड़। भीड़ को ही तो नियंत्रित करने का जिम्मा प्रशासन, उसकी एक विंग एलआईयू है जो बताएगी कि नहीं साहब 4 दिन रुक जाइए, डेट्स सारी सेंसिटिव है, 19, 23 ये सारी डेट्स है, अभी रुक जाना चाहिए, 6 बजे रहने दीजिए, सूर्यास्त हो चुका है। नहीं मनोज, इसमें एक और बात, अब मीडिया में भी कुछ अखबारों में अलग अलग एक थियोरीज भी आने लगती हैं कि नहीं जी ये जो संभल में हुआ कश्मीर मॉडल का इस्तेमाल हो रहा है क्या? जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, उनको फ्रंट लाइन पर रखकर पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। जी सहारनपुर में भी ऐसा हुआ, संभल में भी ऐसा हुआ। नई नई कंस्पिरेसी थियोरीज भी सामने आ रही हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपको सच बता रहा हूं, यहां पर उत्तर प्रदेश हमेशा से एक तरीके की लेबोरेटरी रही है, और 2027 तक आते आते हम और आप ऐसी 20 चीजों पर बहस कर रहे होंगे जिसमें फिर एक बार संविधान कहीं नहीं होगा, और संविधान को छिन्न भिन्न करने वाली सारी घटनाएं आप देख रहे होंगे। तो संविधान का स्थापना दिवस पर जोर है, बटेंगे तो कटेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्युलर शब्द तो बना रहेगा, पर यहां पर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं पुरजोर तरीके से। बिल्कुल, ये नारा निकला ही यही, बटेंगे तो कटेंगे। अब इसके मायने बताए जा रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से कट गया, फलाना कट गया, डिबाका नहीं, सिंपल सी बात है, बटेंगे तो कटेंगे। यहीं से निकला नारा हरियाणा भी जाता है, यहीं से निकला वो नारा महाराष्ट्र भी जाता है, हर जगह जाता है। वजह साफ है, लोकसभा चुनाव की हार के बाद जिस तरीके से संगठन और दिल्ली के बीच में योगी आदित्यनाथ के बीच रार छिड़ी, उस रार में जातियों को बटोरने की क्षमता यहां नहीं दिखाई दे रही है। लिहाजा ध्रुवीकरण ही सबसे लास्ट फार्मूला है, खुद को बचाने का भी और 2027 तक जाने का भी। इन दो चीजों के बीच में ये नारेबाजी उठ रही है। ये यशोवर्धन झा आजाद, कंक्लूडिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। एक तरफ संविधान का 75वां स्थापना दिवस, दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे और समुदाय विशेष को चिन्हित करना और एक समुदाय विशेष के गौरव की बात करना, ये दोनों चीजें कदमताल कर सकती हैं क्या? मैं सिर्फ स्पष्ट शब्दों में यह कह दूं कि अगर ये वाकया किसी और देश में होता तो एक दिन के अंदर सारे निष्कर्ष सामने आ जाते, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हमने इर्द गिर्द करके इतने विश्लेषण कर दिए हैं जिसका कोई मायने नहीं रखता। नंबर 1, 1947 में जब आजाद भारत हुआ तभी से इस बात पे फैसला कर लेना चाहिए था कि मस्जिद के नीचे जितने भी मंदिर मिलेंगे उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 1856 से राम अयोध्या और बाबरी मस्जिद के झगड़े चल रहे थे और रायट 1934 में अयोध्या में हो चुका था। हमने कुछ नहीं किया एज यूजुअल, क्योंकि इंडिया में हम कोई कार्रवाई नहीं खत्म करनी होगी जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वे के आदेश
मजिस्ट्रेट ने दिए। सर्वे के बारे में गलती पूरी कलेक्टर और एसपी की है कि उन्होंने उसे 5 दिन के बाद नहीं किया, करते तो कुछ नहीं होता। जी। और इस बीच में समय मिला भड़काऊ बयान देने के लिए, सारे राजनीतिज्ञ मिले, उनकी पूरी गलती है। और पुलिस की जो फायरिंग है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। जब तक कि नहीं आप 91 रिलीजियस परचेज एक्ट के बारे में ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी सामने आकर एक निष्कर्ष पे आएंगे, तब तक ये समस्या चलती रहेगी। तो और हम इसे मतलब discuss हमें बिल्कुल बिना लार लपेट पूरी ईमानदारी से संविधान जो हमारा मार्गदर्शक है उसी राह पर चलेंगे, और नहीं चलना है तो संविधान को क्या हम बदलेंगे, ये बात क्या कभी साफ की जाएगी, या ये धर्म की, मजहब की, सियासी दुकानदारी है और ये इसी तरह से चलती रहेगी, बेकाबू भी होती रहेगी क्या?